वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देहरादून से बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। मीटिंग के लिए सीएम धामी सचिवालय पहुंच गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सचिवालय में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी पहुंची हुई है सचिवालय में। मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत भी मौजूद हैं और इस बैठक में चारधाम यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चारधाम यात्रा पर मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है जानकारी देते हुए कि अब तक 18,64,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। पर्यटक और तीर्थ यात्री डॉक्टर से परामर्श करें तभी यात्रा पर आए। तो धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई बड़े मंत्री कैबिनेट की इसमें मौजूद हैं। मीटिंग के लिए सीएम धामी सचिवालय पहुंच चुके हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, बैठक अभी जारी है। कौन कौन इस बैठक में पहुंचा है और क्या लग रहा है किन अहम बिंदुओं पर मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? और देखिए, सचिवालय के अंदर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। खासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा के लिहाज से जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं यात्रियों की जो संख्या है चार धामों में बढ़ी हुई है, और जिस तरीके से हमने देखा कि 150 से ऊपर जो श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, ये सारा कहीं ना कहीं ब्यौरा है जिसको लेके मंथन कैबिनेट के साथ अपने मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ सकते हैं। वर्तमान में कैबिनेट की मीटिंग जो है वो चल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो जो बजट सत्र 14 तारीख के होना है, कई सारे ऐसे विधेयक हैं, प्रस्ताव हैं जो इस बार के बजट सत्र में पारित होने हैं, उनको कैबिनेट में लाया जाएगा और यहाँ से पारित कराया जाएगा। खासतौर पे देखा जाए तो बजट के अलावा अगर हम देखें, कई विभागों के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पे जो उपनल के कर्मचारी हैं जो कई विभागों में तैनात हैं, वो उपनल कर्मियों की जो मांगे हैं कई बार हमने देखा वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए अपनी मांगों को लेके। और ऐसे में सरकार की तरफ से जो आश्वासन है, तो संभावनाएं ये भी हैं कि जो वेतन विसंगतियों की जो उनकी मांगे हैं उस पर सरकार फैसला ले सकती है इस कैबिनेट में। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से वन विभाग की जो समीक्षा हुई थी पिछले दिनों, लेकिन ज्ञानेंद्र देखिए, तमाम विभाग के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अहम ये भी है क्योंकि ज्ञानेंद्र देखिए, विभाग के अगर मंत्री यहाँ पर पहुंचे तो विभागों में अभी तक दोबारा सरकार की वापसी होने के बाद कितना काम हुआ और कितना होना बाकी है और किस तेजी के साथ वो विकास कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जानकारी ले सकते हैं इस बैठक में। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो विभागों में काम जो होते हैं उसका कहीं ना कहीं जिक्र होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे बड़े जो योजनाएं होती हैं विभागों की तरफ से, जिसके प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पिछला जो रिकॉर्ड होता है उसको भी कहीं ना कहीं चर्चा में शामिल किया जाता है। मौजूदा समय में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की तरफ से कई सारी योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं संचालित की जा रही हैं। तो ऐसे में इन सभी विषयों पे जो चर्चाएं होगी, कई सारे विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो बन के तैयार हैं और इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से संबंधित कई प्रस्ताव बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद ये है कि इन प्रस्तावों पे भी मोहर लगने की उम्मीद। ज्ञानेंद्र, योजनाओं को लेकर भी, क्योंकि योजनाएं जिस तरीके से धरातल पर काम कर रही है सरकार की, वो वाकई में लोगों को लाभान्वित कर रही है और उसको लेकर आगे किस तरीके से कार्य योजना बनाई जाए उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। ठीक ज्ञानेंद्र, आप अपनी नजर इस बैठक को लेकर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करने को लेकर बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि प्रदेश में कुम्हारी कला को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्हारी कला समृद्ध एवं प्राचीन हस्तकला है। उत्तराखंड में अनेक परिवार इस कला से जुड़े हुए हैं और भारत सरकार की कुम्हार
सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करना और साथ ही समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक कुम्हार समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कर विकास की मुख्य धारा में वापस लाने का है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कुम्हारों को उन्नत किस्म के मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए ऐसी मिट्टी वाली भूमि का चिन्हित किया जाए। चिन्हित भूमि से कुम्हारों को आवश्यकता के अनुसार और मानकों के हिसाब से निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा और आदेश दिए कि कुम्हार हस्तकला को राज्य में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में मिट्टी से बने गिलासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। इसे व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों ने सचिवालय में मिट्टी के ग्लासों में ही चाय पीकर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 3 महीने में कुम्हारी कला की अगली बैठक आयोजित की जाएगी और कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्या प्रयास किए गए और कितने कार्य हुए, इसकी समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 लोगों और संस्थानों को एसडीजी लोक गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया और इन लोगों को सतत विकास लक्ष्य के तहत आजीविका, मानव और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार और अनूठा कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आपको ये बताते चले कि नियोजन विभाग के लोक नीति सुशासन केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में गोलकीपर अवार्ड के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में आवेदन मांगे गए थे। सतत विकास लक्ष्यों का महत्वाकांक्षी एजेंडा है जिसमें साल 2030 तक गरीबी और कुपोषण समाप्त करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों हमने बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला आयोजित की थी, उस श्रृंखला में हमने तय किया था कि जो विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं और बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अपना लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज देहरादून विधानसभा में अपने विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पशुपालन विभाग, कौशल विकास और गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की और साथ ही अधिकारियों को सख्त मौके पर दिशा निर्देश दिए कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये कहा कि स्ट्रे कैटल को लेकर जो समस्याएं प्रदेश में आ रही हैं, उसको लेकर यूपी की तर्ज पर एक पॉलिसी तैयार की जाए जिससे सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं और जंगली जानवरों को कंट्रोल किया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी की जाएगी। साथियों ने गन्ना किसानों को के भुगतान को लेकर उन्होंने ये कहा कि 75% गन्ना किसानों का भुगतान किया जा चुका है। 50 करोड़ की एक और किस्त राज्य सरकार से मांग की है जो कि बहुत जल्द विभाग को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि गन्ना किसान के भुगतान में लगभग अभी 134 करोड़ का भुगतान बाकी है, जबकि पहले 505 करोड़ का भुगतान किया जाना था। हमारे यहाँ स्ट्रे कैटल को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए एक पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं, यूपी की तर्ज पे वो पॉलिसी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मैं शाम कैबिनेट के बाद चर्चा करूँगा और हम बहुत जल्दी एक स्ट्रे पॉलिसी लेके आएंगे ताकि जो मेनेस है, जो लोग जानवर, जंगली जानवर घूम रहे हैं रोडों पर, उससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जानवरों को भी हानि पहुँच रही है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाए।
दूसरा गन्ना किसानों के पेमेंट को लेके था, तो उसकी एक समीक्षा बैठक थी। हमने लगभग 75% गन्ना किसानों का पेमेंट कर दिया है। 50 करोड़ की एक और किस्त हमने राज्य सरकार से मांगी है, जिसको हमको कमिटमेंट हुआ है कि बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। टोटल 505 करोड़ का गन्ने का पेमेंट ड्यू था और आज के दिन सारे पेमेंट्स करने के बाद हमारे पास सिर्फ 134 करोड़ का बैलेंस रह गया है। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खाद्य विभाग की तरफ से राशन कार्ड में हो रही धांधली को लेकर, जहां पात्र को हां और अपात्र को ना अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया गया, जिसमें लगभग 58,374 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चमोली जिले में राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं। हालांकि आपको बताएं कि विभाग की तरफ से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से पीएचएच के 38,873 और साथ ही अंत्योदय के 4,820 कार्ड जो है वो सरेंडर लोगों के द्वारा हुए हैं। आगे आने वाले समय में ये कार्ड पात्र व्यक्तियों को सरेंडर किए जाएंगे। और आपके अपात्र को ना और पात्र को अपात्र को हाँ अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। इसके पीछे ध्येय यही था कि जो पात्र व्यक्ति है उसको जो है राशन कार्ड, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो सफ़ेद हो, ये दोनों कार्ड जो है इसी को लेकर लगातार लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि इसके तहत में मुफ्त खाद्यान्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना भी थी। इसी के तहत जो है बहुत न्यूनतम दर राशि के साथ में जो है गेहूं और चावल की उपलब्धता थी। तो इस राशन कार्ड को लेकर कई बार पात्र अभ्यर्थी हमारे पास आते रहे, जिसकी शिकायत पर जो है इस अभियान को हम लोगों ने लिया था। और इस अभियान की सफलता इस बात से कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं, जिसमें पीएचएच के जो है 38,873 और आपके अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर हुए। निश्चित रूप से जो ये कार्ड सरेंडर हुए हैं, उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्वों से नवाजेगी। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुई प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को हिदायत दी है और हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की धामी सरकार जल्द ही अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात भी दे सकती है। सरकार में दायित्व बांटने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दे दिए हैं। जीत का तोहफा देगी बीजेपी। अब देखिए, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को दायित्वों से नवाजा जाएगा धामी सरकार की तरफ से, और निजी तौर पर अब जो काम है उनका बंटवारा भी होगा उन्होंने। लेकिन एक बात जो है वो साफ कर दी है कि काम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि काम आपका बोलेगा। अगर आपने काम अच्छा किया है तो उसमें और ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी। तो धामी सरकार में 100 से ज़्यादा दायित्व अभी खाली हैं, जिनको भरा जाना बाकी है, जिनमें जिम्मेदारों को जिम्मेदारियां सौंपना बाकी है। और यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को, विधायकों को उनकी जिम्मेदारियों को सौंपा जाएगा, नवाजा जाएगा। तो धामी सरकार में जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं। चंपावत जीत का कार्यकर्ताओं को इनाम भी दिया जा सकता है, बड़ी सौगात भी दी जा सकती है। तो सीएम ने ये संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल सीएम धामी सरकार में 100 से ज़्यादा दायित्व हैं जो अभी खाली हैं, और उनको उन लोगों को सौंपा जाएगा जिन्होंने अपने विभाग में अच्छे काम किए हैं, अपने विभाग में प्रगति की है। बीजेपी विधायकों को भी बड़ा तोहफा धामी सरकार की तरफ से मिल सकता है। जो पानी रुक जाता है गड्ढे में क्या होता है? बदबू आने लगती है। आती कि नहीं आती बदबू? तो इसलिए पानी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लीजिए और चलते रहिए है। चलते रहेंगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, है, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ और
हमने, अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है। सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। जहां भी होगा, किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा, सब लोग काम पर लगेंगे, सब काम पर लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य प्रणाली है और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी में करने के बहुत से कार्य हैं और संगठन इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आह्वान किया है वो भी इसी संदर्भ में है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य सौंपा जाएगा और उनका ये भी आह्वान है कि सभी कार्यकर्ता अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। नहीं, दायित्व तो बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की, इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद बनाए ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दायित्वधारी बनाए जाएंगे। क्या उत्तराखंड राज्य इसके लिए तैयार है? हमारा कर्ज में डूबता हुआ राज्य, जिसको आपने बिल्कुल डबल कर दिया कर्ज को, क्या हम वहन कर सकते हैं उनका खर्चा? जो उनको पर्क्स दिए जाते हैं, जो उनके सारे खर्चे जो अमला जमला उनको दिया जाता है, उसका पर विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार के निष्काम धाम आश्रम में बड़ा मंथन करने जा रहा है। वहीं 1964 में विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद से साल में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक इस बार कड़ी और सुरक्षा के बीच होने जा रही है और बड़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, जिसमें देश भर के दिग्गज साधु संत, ज्ञानवापी, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, हिंदुओं को एक करने जैसे मामलों पर आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको ये भी जानकारी दें कि 11 और 12 जून को होने वाली इस बैठक के 2 सत्र होंगे। पहला सत्र 11 जून को दोपहर 3 बजे होगा, जबकि दूसरा सत्र 12 जून को सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए देश भर के संतों को आमंत्रित किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हरिद्वार में डेरा डाले हुए हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरिद्वार में मौजूद सभी संतों से मुलाकात भी की जा रही है और उन्हें बैठक के लिए बुलाया भी जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संत भी इस बैठक के लिए खासे गंभीर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बैठक से कई बड़े प्रस्ताव निकलने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। गढ़वाली फिल्म खैरी का दिन आज से राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में खूब धूम मचा रही है। दरअसल आपको बताएं कि देहरादून में शो के पहले दिन भारी संख्या में दर्शकों ने फिल्म को देखा। वहीं आंचलिक फिल्म के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को देखने के संबंध में अभियान भी शुरू किया। आपको ये भी बताएं कि महेश्वरी फिल्म्स के बैनर तले DS पवार की इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक अशोक चौहान हैं। दून से पहले ये फिल्म नई दिल्ली और कोट द्वार में लगाई जा चुकी है और फिल्म पहाड़ की कठिन परिस्थितियों और मुद्दों को लेकर आवाज उठाती नजर आती है। फिल्म के समर्थन में अभियान चलाने वाले प्रशंसकों का ये भी साफ कहना है कि आंचलिक फिल्मों का प्रमोशन होना बहुत अनिवार्य और जरूरी है, क्योंकि ये फिल्में अपनी बोली भाषा और संस्कृति को लेकर आगे चलती हैं। नहीं, बेसिकली ये फिल्म जो है, ये कहानी मेरी कम से कम 10-12 साल पहले से लिखी हुई थी और ऐसा नहीं है कि खैरी का दिन बनाने का ही था, लेकिन जो भी कहानी मैं तैयार करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कंप्लीट करता ज़रूर हूँ। जैसे अभी भी 2 कहानियाँ और तैयार करके रखी हुई हैं, तो उन पे काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है, उनके गाने भी रिकॉर्ड हो गए हैं कुछ के, तो वो अब इस साल में इस फिल्म का रिलीज़ पे लेट थी, तो इसके बाद वो भी शूट होने वाली हैं। दोस्तों ऐसा है जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि कोटद्वार में हमारी फिल्म 7 दिन तक लगातार हाउसफुल रही। देहरादून की जनता से भी हम यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो प्यार हमको कोटद्वार में मिला और वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं कि देहरादून की जनता से भी हमको प्यार और आशीर्वाद मिले।
और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।